साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है चेक बाउंस केसेस में इंपॉर्टेंट डिफेंस स्ट्रेटेजी से। हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज धारा 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी है, तो मैं डिफेंस एंगल से कैसे लड़े चेक केसेस को इफेक्टिवली, उसकी एक इंपॉर्टेंट जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसको आज मैं डिस्कस करूंगा। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि एक नोटबुक जो है लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई करना है धारा 16 को मैं आपको ये समझा सकूं और इस बारे में एनलाइटन कर सकूं। साथियों, बेसिकली धारा 16 जो है ये जुड़ा हुआ है एडमिशन से। एडमिशन क्या है इसको अपन समझते हैं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप जो है टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको पढ़ना है एडमिशन को तो आपको धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है पढ़ना होगा। एडमिशन का हिंदी अर्थ क्या है? स्वीकृति। और परिभाषा क्या है एडमिशन की या स्वीकृति की? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, कि कोई भी एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट है। ये मौखिक भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं ओरल। ये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हो सकता है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस तरह का स्टेटमेंट सजेस्ट करना चाहिए इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह एडमिशन कैसे करना है, किन व्यक्तियों के द्वारा करना है, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी, इसके लिए भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई स्थितियों को बताया गया। और जिन स्थितियों को आज हम पढ़ रहे हैं उसमें धारा 16 काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम मुद्दे पे, मीन्स चेक केस पे। देखिए, चेक केसेस में एक कॉमन थ्योरी होती है परिवादी की, कि आरोपी ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, जिसके पेटे मुझे आरोपी ने चेक दिया, ये चेक बाउंस हो गया, मैंने इसको लीगल नोटिस दिया, भुगतान नहीं हुआ, फिर मैंने जो है परिवाद पेश किया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि स्थितियों को छुपा करके परिवाद को पेश किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस हैं दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैविंग सर्टेन एविडेंसेस, पर चूंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, जिस कारण हम लोग प्रॉपर्ली जो है डिफेंड नहीं कर पाते। तो आज जो है हम जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण डिफेंस स्ट्रेटेजी को, जो कि लिखी गई है धारा 16 में। चेक केसेस में जो कंसेंट चेक है, जब उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर एडमिट हो जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है। हालांकि ये प्रिजम्पशन खंडित किया जा सकता है, पर इसे खंडित करने के लिए आपको एक थ्योरी पे काम करना होता है, वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस, नॉट प्रोबेबल डिफेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबल एंड प्रोबेबल। कई बार ऐसा होता है कि आप इस डिफेंस को रेस करने में नाकाम रहते हैं, या इस डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जहां परिवादी स्मार्ट प्ले करते हैं और वो खुद से पैसा रिसीव करने की बजाय, क्योंकि अधिकांशतः ये होता है कि आरोपी कुछ अमाउंट बतौर प्रिंसिपल, कुछ अमाउंट बतौर इंटरेस्ट जो है अदा करता है परिवादी को, पर कोई भी लायबिलिटी परिवादी पे नहीं आए, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को भेजता है जो अमाउंट जो है कलेक्ट कर लेता है। उसके हाथ की लिखी हुई पर्चियां होती हैं, तो लाजमी सी बात है कि जो परिवादी है वो मुकर जाता है कि मैं इसको जानता ही नहीं हूं, और आरोपी ने और उस कंसर्न व्यक्ति ने फॉर्जरी करी है, इन दोनों पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर आप कैसे बचोगे? उसके लिए बचाव है धारा 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को पेश करते हैं कोर्ट में, और हमारा ये कहना था कि ये कंसर्न व्यक्ति जो है उस परिवादी का एजेंट है, हमने जो है पैसा रिफंड कर दिया है, और जो रिफंड की एंट्रीज हैं उसको देने के कॉन्सिक्वेंस में हमें रिसिप्ट दी गई है, और उस रिसिप्ट पे एजेंट का हस्ताक्षर है, और ये पैसा परिवादी के बिहाफ पर ही प्राप्त किया गया है, और हम निवेदन करते हैं धारा 202 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लाइट में। तो ऐसे सिनेरियो में धारा 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कानूनी प्रावधान, उसको अपन समझते हैं। इसमें दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग,
अब ये तो कोई बात नहीं कि परिवादी जो है किसी प्रोसीडिंग में ये एडमिशन कर लेगा कि पैसे उसने लिए हैं थ्रू मिस्टर एक्स, वो कभी इस बात को एडमिट करेगा नहीं। और वही हमारा तर्क है कि द मटेरियल फैक्ट हैड बीन कंसीडर्ड बाय द कंसर्न्ड कंप्लेनेंट। तो ऐसे सिनेरियो में यदि उसका एजेंट रिकॉर्ड पर आ जाता है और इस बारे में भी यह स्थिति दिखाई देती है कि ये कंसर्न्ड पर्सन जो है ऑथोराइज पर्सन है, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण डिफेंस के बिंदु है कि यह आवश्यक नहीं है कि एजेंट को राइटिंग में ही अपॉइंट किया जाए। एजेंट को इम्प्लाइडली मींस ओरली भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण डिफेंस का पॉइंट है। बट की पॉइंट इज दैट आपको ये स्टैंड तो लेना पड़ेगा या इस बारे में साक्ष्य पेश करनी पड़ेगी कि जो कंसर्न एजेंट है ये ड्यूली ऑथराइज्ड है और इसने कई व्यक्तियों के पैसे प्राप्त किए हैं परिवादी के बिहाफ पे। तो जो उनकी रिसिप्ट है उसको आप पेश कर सकते हैं एज अ कनेक्टिंग एविडेंस। तो ऐसे सिनेरियो में आपको मैं एक बात नोट कराना चाहता हूं, आप धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेनिफिट ले सकते हैं। उसका दिया गया स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा और बाइंडिंग होगा परिवादी के ऊपर। ऐसे सिनेरियो में हम ये कंक्लूड करवा सकते हैं कि जो पैसे लिए गए उनको जानबूझ के एंड्रोस नहीं किया गया और जो आउटस्टैंडिंग है वो अस्तित्व में नहीं है। जब आउटस्टैंडिंग ही कम हो चुकी है तो ऐसे सिनेरियो में डेट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दायित्व नहीं बनता है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। हालांकि इसका कोई भी संबंध हमारे सेक्शन 138 एनएड के मुकाबले से नहीं है, पर हम एक जनरल वे में इसको पढ़ेंगे। ये कंसर्न है विद द सिविल सूट्स। इट इज सबमिटेड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू अ सूट सुइंग और sued in the representative character आर नॉट एडमिसिबल जब तक कि उनका ये करेक्टर साबित ना हो जाए। बट इस क्लॉज नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 का क्लॉज नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट है। इट सेज द पर्सन हु इज हैविंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, जैसे कि परिवादी हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ द पर्सन सो इंटरेस्टेड, कि जिसके द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है और ऐसा पेक्यूनियरी इंटरेस्ट किसी केस का सब्जेक्ट मैटर है। तो ऐसे सिनेरियो में द पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट मींस एजेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, कि ऐसा सूट जिसमें सब्जेक्ट मैटर का जो बेसिस है वो पेक्यूनियरी है, जो कंसर्न व्यक्ति उस पेक्यूनियरी सिनेरियो में इंटरेस्ट रखता है उसके बिहाफ पर या उससे कंसर्न रखते हुए व्यक्तियों के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। पर शर्त यही है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। और इस शर्त को हम आसानी से साबित इसलिए कर सकते हैं क्योंकि परिवादी ही इस केस को जो है कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर है बात ये? तो ऐसे सिनेरियो में अगर उसका एजेंट रिकॉर्ड पर आ रहा है और वो कह रहा है कि मैंने ये पैसे प्राप्त कर लिए हैं, उसकी रिसिप्ट को मैं एक्नॉलेज करता हूं, ये मेरा हस्ताक्षर है, और ऐसी मल्टीपल रिसिप्ट्स को भी आप रिकॉर्ड पे ले आते हैं जो कि ये प्रूव करता है कि इज हैविंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विद मल्टीपल पर्संस, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 13, धारा 16 BSA के माध्यम से हम एक प्रोबेबल डिफेंस को रिकॉर्ड पर रख सकते हैं और सेक्शन 139 एनएड के प्रिजम्पशन को इफेक्टिवली जो है रिब्यूट कर सकते हैं। और ऐसे कई मामले हुए कि जहां पर इस स्लाइड में डिफेंसेस को पुट इन किया गया, निश्चित तौर पर इसका फायदा आरोपी को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको टॉपिक समझाने का प्रयास किया इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।